नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। तहसीलदारों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से कहा लॉकडाउन में रजिस्ट्रियां करना संभव नहीं। मई माह में पेट्रोल डीजल के दाम छठी बार बढ़े। कांग्रेस आलाकमान ने G23 नेताओं को एडजस्ट कर सबको चौंकाया। डेरा सच्चा सौदा ने रेड क्रॉस को दिया 15,000 मास्क का सहयोग। भारत विकास परिषद व सेवा भारती ने बनाया कोरोना हेल्प डेस्क। विश्व भर में मनाया गया नर्सिंग डे। भारत में 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के ट्रायल को मिली मंजूरी। उपायुक्त ने ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी। डाइटिशियन शीनम नारंग ने बताया लॉकडाउन में क्या रखें डाइट प्लान। अब खबरें विस्तार से। आज कांग्रेस कार्यालय से बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस की हुई करारी हार पर मंथन के लिए कमेटी बनाई है। उन्होंने कोविड से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सुनने में तो यह खबर बहुत आम लगती है, लेकिन जो नाम इन 2 कमेटियों में हैं वह जरूर चौंकाने वाले हैं। इन कमेटियों में अधिकतर नाम G23 वाले कांग्रेस नेताओं के हैं। यह G23 कांग्रेस के बागी नेताओं को कहा जाता है। कोविड रिलीफ टास्क फोर्स के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद बनाए गए हैं। कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद को ही G23 का चेयरमैन मानते आए हैं। कमेटी में G23 के सदस्य रहे मुकुल वासनिक को भी शामिल किया गया है। इसी तरह कांग्रेस हार का मंथन करने के लिए बनी कमेटी में G23 के मनीष तिवारी को भी शामिल कर सबको चौंका दिया गया है। सूचियों के जारी होने के बाद राजनीतिक हलकों में यह उत्सुकता बनी हुई है कि क्या G23 नेताओं का सोनिया गांधी से समझौता हो गया है या सोनिया गांधी को ही समझ आ गया है कि पार्टी के इन नेताओं के बिना कांग्रेस भाजपा को हरा नहीं सकती। इस डेवलपमेंट के बाद हुड्डा खेमा में भी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो यही माना जा रहा था कि G23 में जाने से सोनिया गांधी कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा से नाराज चल रही है। लेकिन गुलाम नबी आजाद के चेयरमैन बनाने के बाद लगता है पार्टी आला कमान ने एक कदम पीछे जरूर खींचा है। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज एक और अच्छी खबर आई है। कनाडा और अमेरिका के बाद भारत ने भी 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 2nd और 3rd ट्रायल को मंजूरी दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार युवाओं पर कोरोना का नए स्ट्रेन का ज्यादा असर हुआ है। बच्चे और किशोर इस स्ट्रेन से काफी प्रभावित हैं। बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद स्कूलों के खुलने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद मई माह में आज छठी बार सरकार ने डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। सामान्य तो ये माना जाता है कि किसी वस्तु के दाम तभी बढ़ते हैं जब उसकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन तेल कंपनियों ने डिमांड सप्लाई के इस फार्मूले को बिल्कुल ही उलट दिया है। अब जब देश में लॉकडाउन के चलते पेट्रोल डीजल की डिमांड काफी घटी हुई है, लेकिन तेल कंपनियां निरंतर रेट बढ़ाकर लोगों का तेल निकालने में लगी हुई हैं। लवकेश बंसल ने उपभोक्ताओं से बात की। सर, जैसे आप जानते हैं 6 दिन हो गए लगातार जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे वो किसी को भी लेके हो, महंगाई है जो सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है। तो इस पे गरीब पे जो असर पड़ेगा, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? इस पे कहना चाहेंगे मोदी सरकार ने कुछ सुनना चाहिए, कुछ देखना चाहिए भी, कहना गरीबों का भी कुछ ना कुछ हर किसी का देखना चाहिए। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? हम अपील करना चाहते हैं कि इनके दाम घटे, इनके थोड़े कम हो तो राहत आए, थोड़ी बहुत शांति हो। बहुत ज़्यादा तो गरीब पे ही असर पड़ रहा है जी, जितना भी हो सकता है अभी सबसे ज़्यादा गरीब पे ही असर पड़ रहा है। जो आम कमाता है, जो दिहाड़ी मजदूरी करनी है जी, मैं भी क्या पल्लेदारी करता हूँ, तो इस पर ज़्यादा असर पड़ रहा है जो गरीब रेखा में है जो। हर चीज़ में अब रेट बढ़ रहे हैं। 6 दिन हो गए हैं पेट्रोल में रेट बढ़ रहे हैं। इस बारे में सर क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? ये महंगाई की मार ही है पब्लिक पे। गरीब आदमी मारे जा रहा है, काम धंधे बंद है, सब कुछ, कोई इनकम का सोर्स है नहीं है। ऊपर से काला बाजारी स्टार्ट हो रही है, हर चीज़ की रेट बढ़ा रहे हैं और सरकार ही पीछे पड़ रही है।
हर जगह से मार है आम आदमी की। धंधे सारे बंद हैं, दुकानें बंद है, रोजगार बंद है। ये बीजेपी सरकार जी जमींदारों और गरीब बच्चों, गरीब आदमियों की बिल्कुल नहीं सोचती। एक तो कोरोना ने मार रखा है, एक ये महंगाई से दोहरी मार से मार रही है बीजेपी सरकार। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। हमारी हरियाणा सरकार भी अक्सर कमाल के ऑर्डर निकालती है। एक तरफ प्रदेश में लॉकडाउन है और धारा 144 लगी हुई है, वहीं सरकार ने रेवेन्यू हासिल करने के लिए तहसीलों में रजिस्ट्रियां करने के आदेश दे डाले हैं। अब यदि रजिस्ट्रियां शुरू होती हैं तो 4 व्यक्ति तो बेचने वाला, खरीदने वाला, गवाह व नंबरदार ही होंगे। उसके अलावा कंप्यूटर वाला, महिला के साथ आए परिजन भी शामिल होंगे, रुपयों का लेन देन भी होगा, अर्जी निवीस भी आएंगे, स्टाफ वेंडर को भी बुलाना पड़ेगा, ई दिशा में फर्द व जमाबंदी निकलवाने के लिए स्टाफ को भी बुलवाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन के लिए पटवारी भी चाहिए। अगर इतनी भीड़ तहसील में होगी तो आप ही बताइए कि कैसे लॉकडाउन की पालना हो पाएगी। वहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों व तहसीलदारों ने आज उपायुक्त को इस आदेश के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ बंद था, तो जैसे डिस्चार्ज के जो आदेश होते हैं उसके मुताबिक हम आगे कार्य शुरू करेंगे। सर वे जो सरकार ने जो आदेश जारी किए कि काम आप स्टार्ट करो, रजिस्ट्रियाँ जो चालू हैं उसके बावजूद ये स्टार्ट नहीं है और पर्दे निकालने के लिए आम पब्लिक जो परेशान हो रही है। कुछ हमारा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है और जिसकी वजह से सारा काम सुचारू रूप से होना मुश्किल है। उसकी बात हम डिस्चार्ज से रखना चाहेंगे और जैसे आदेश होंगे सरकार के डिस्चार्ज के वैसे हम अपना कार्य आगे शुरू करेंगे। तो कब तक शुरू हो सकता है सर आपकी उम्मीद? अभी हम पूरे जिले के तहसीलदार इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे डिस्चार्ज से मिलते हैं तो 10-15-20 मिनट में हम ठीक है। इस ज्ञापन में तहसीलदारों ने सरकार को लिखा है कि लॉकडाउन में एसओपी की पालना के लिए उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट व कंटोनमेंट जोन के लिए इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है। अब वे लॉकडाउन वाली ड्यूटी की पालना करें या फिर रजिस्ट्रियां करें। प्रदेश भर में आज तहसीलदारों ने उपायुक्त के माध्यम से एसीएस के नाम ज्ञापन भेजकर इस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है। तहसीलदारों के इस ज्ञापन के चलते और विरोध के चलते आज जिला में किसी भी तहसील में रजिस्ट्रियां शुरू नहीं हो पाई। वहीं आज सत्र न्यायालय ने ब्लैक में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोपी हिसार निवासी विकास व गौतम की जमानत मंजूर कर ली। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने भव्य को गिरफ्तार किया था और भव्य के बयान के आधार पर ही हिसार के विकास व गौतम को गिरफ्तार किया गया था। रतिया के एसडीएम भारत भूषण कौशिक ने आज नगर पालिका कार्यालय में शहर की सभी सामाजिक संगठनों की बैठक ली और कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उनसे सहयोग मांगा। एसडीएम ने कहा, सामाजिक संस्थाएं ज्यादा से ज्यादा मास्क बांटे और यदि किसी जरूरतमंद को भोजन नहीं मिल रहा तो उसकी मदद करें। नगर पालिका सचिव ने भी दुकानदारों से आग्रह किया कि वह तय शेड्यूल के मुताबिक ही दुकानें खोलें ताकि बिना वजह बाजारों में भीड़ ना हो। रतिया से प्रवीण दहिया की रिपोर्ट। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो शहर में स्टेबलाइजेशन हो गया कोरोना का, तब धीरे धीरे यह गांवों की ओर रुख कर रहा है। तो इसी विषय में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं इनकी एक बैठक बुलाई थी। तो इसमें 22 जो संस्थाएं हैं हमारी रतिया में, तो इनके पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और अब हम परसों से कैंपेन चलाएंगे मास्क वितरण का। इसके लिए हमने जो प्लानिंग करी है, सबसे पहले हम सब्जी मंडी में जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा अधिक भीड़ दिख रही है वहाँ पे हम कैंपेन चलाएंगे मास्क वितरण का संस्थाओं की सहायता से। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा अभियान होएगा वो CHC हॉस्पिटल में होएगा, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है। उसके बाद हम संस्थाओं से मिलकर अगली प्लानिंग बना के जहाँ भी हमें बिना मास्क के भीड़ दिखेगी वहाँ चलाएंगे अभियान। इधर उपायुक्त ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटने के लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीपीओ, ईओ, सेक्रेटरी नगर परिषद, सभी SHO, सभी मेडिकल ऑफिसर व रेड क्रॉस सचिव को अधिकृत करते हुए उन्हें नोडल अधिकारी बनाया है। नागरिक अस्पताल में आज उस वक्त मरीजों के परिजनों ने हंगामा कर दिया जब यह अफवाह उड़ गई कि अस्पताल में मात्र 1 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। पता चला है कि आज ऑक्सीजन सप्लाई वाली गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंची तो हड़कंप मच गया। प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने
प्राइवेट अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था कर मरीजों की जान बचाई। बाद में पुलिस सुरक्षा में हिसार से ऑक्सीजन के सिलेंडर नागरिक अस्पताल में पहुंचाए गए। अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर राजेश चौधरी ने कहा, ऐसी कोई घटना नहीं घटी, अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। वहीं सदर पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने हिजरावा कलां के पास जसवंत सिंह नामक एक व्यक्ति से 1 किलो अफीम बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। एसपी साहब के हमारे नेतृत्व में नारकोटिक्स पदार्थों के खिलाफ जो फतेहाबाद में अभियान चलाया गया है, उसी के अंतर्गत ही हमारी एंटी नारकोटिक सेल फतेहाबाद की टीम, जिसका नेतृत्व किशोरी लाल सब इंस्पेक्टर कर रहे थे, उनके द्वारा एक व्यक्ति को काबू किया गया जिसका नाम जसवंत सिंह है, जिसको इजरावा कला एरिया से काबू किया गया, जो बाइक पर सवार था। 1 किलो 50 ग्राम अफीम के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। कोरोना महामारी ने दिखाया है कि यदि नर्सों का साथ नहीं होता तो हजारों मामलों में डॉक्टर भी बेबस हो जाते। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को तो डॉक्टर थोड़ा वक्त ही दे पाते हैं, बाकी समय तो नर्सें ही देती हैं। नर्सों के बिना तो चिकित्सा पेशे की अब कल्पना भी नहीं की जा सकती। आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग पेशे को जो ऊंचाई दी, उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज नाइटिंगेल का जन्मदिन है और इसे हम विश्व नर्सिंग डे के तौर पर मनाते हैं। हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने परिवार की संभाल के साथ कोरोना में ड्यूटी कर रही नर्सिंग स्टाफ से बात की। स्ट्रीट मेल टीवी प्रदेश की सभी नर्सिंग स्टाफ की मेहनत को सल्यूट करता है। मैं डॉक्टर शिवांगी पराशर हूँ, सिविल हॉस्पिटल में एज ए पैथोलॉजिस्ट पोस्टेड हूँ। इस समय क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है तो हमने अपनी सारी स्पेशलिटीज़ को सबको कोविड में डेडिकेट कर रखा है, इसीलिए मैं मेल वार्ड देख रही हूँ। अभी यहाँ पर कोविड के हमारे पास 14 मरीज़ हैं और कुछ काफ़ी बीमार हैं, तो उनको पर्सनल केयर की ज़रूरत होती है। जो हमारी सिस्टर्स रेगुलर दिन रात बहुत मेहनत कर रही हैं उन पेशेंट्स के साथ, खुद को अपनी फैमिली को एट रिस्क पे रख के पूरे टाइम 12-12 घंटे यहाँ ड्यूटियाँ दे रही हैं। मैं स्टाफ नर्स कुलजीत मेल वार्ड में मैं एज ए पोस्टेड स्टाफ नर्स काम करती हूँ और हमारे पास 14 पेशेंट है कोविड के और हम दिन रात उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और कुछ पेशेंट सीरियस भी हैं और कुछ नॉर्मल भी चल रहे हैं। आप बताइए मैम। माय नेम इज़ सरोज, मैं मेल वार्ड में स्टाफ नर्स की तरफ काम कर रही हूँ और कोविड पेशेंट की दिन रात केयर करती हूँ। वहीं आज नागरिक अस्पताल में सेवा भारती व भारत विकास परिषद ने कोरोना हेल्प डेस्क लगाकर कोरोना पीड़ितों की मदद की। डेरा सच्चा सौदा ने समाज सेवा में हमेशा मिसाल पेश की है। फतेहाबाद डेरा की संगत ने आज पहल करते हुए कोरोना महामारी से निपटने के लिए संगत घर में रेड क्रॉस सचिव नरेश झाझरा व फार्मासिस्ट सुनील भाटिया को 15,000 मास्क भेंट किए। रेड क्रॉस सचिव ने डेरा सच्चा सौदा की जमकर तारीफ की और कहा कि डेरा हमेशा मानवता कल्याण में आगे रहता है। इस अवसर पर डेरा की 45 मेंबरी कमेटी के सदस्य राजकुमार कामरा, बंगीदास, लक्ष्मण दास इंसा, कपिल नारंग, हेमंत चुग, कपिल ग्रोवर, अमरचंद, कृष्ण ढाका, गौरव सचदेवा, नरेश सोनी, संतलाल, टिंकू, हर्ष, नीरज मुटरेजा, रोहित इंसा, जतिन इंसा, जॉनी, विनोद, गौरव बठेजा, मोनू, अंकुश ग्रोवर व नरेंद्र इंसा मौजूद थे। मुकेश नारंग की रिपोर्ट। आज ये डेरा सच्चा सौदा सरसा की तरफ से प्रशासन को मास्क सौंपे गए हैं। ये कल एक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अधिकारियों ने डेरा सच्चा सौदा की कमेटी से बात की कि आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं और मास्क बांटने में हमारी हेल्प करें। तो उन्होंने ये मांग रखी, तो उसके बाद डेरा सच्चा सौदा की तरफ से फतेहाबाद कमेटी की तरफ से 15,000 मास्क आज रेड क्रॉस को उपलब्ध करवाए गए हैं। आज धर्मशाला रोड वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। स्ट्रीट मेल टीवी की मुहिम का भी असर हुआ है। अंततः 2 वर्षों के बाद नगर परिषद ने धर्मशाला की टूटी सड़क बनाने का वर्क ऑर्डर जारी कर ही दिया है। उल्लेखनीय है कि इस सड़क के निर्माण और सीवरेज पाइपलाइन में कई लोगों के वारे न्यारे हुए हैं। यहाँ तक कि इस सड़क की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। इधर कोरोना से जिले में 4 लोगों की आज मौत हो गई, वहीं 300 नए लोग संक्रमित हो गए हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है कि कोरोना की दर में कुछ न कुछ गिरावट जरूर आई है।
होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना से निपट रहे मरीजों की मदद के लिए आज ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर लघु सचिवालय पहुंचे। यह सिलेंडर बावल ऑक्सीजन प्लांट से आए हैं। एडीसी मुनीश नागपाल ने बताया कि यह सिलेंडर रेड क्रॉस को सौंपे जाएंगे। रेड क्रॉस होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को उनके घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएगी। वहीं भारत के वायरस वैज्ञानिक शाहिद जमील ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ती नजर आ रही है, लेकिन संभवतः यह पहली लहर से ज्यादा लंबी चलेगी। कोरोना की दूसरी लहर जुलाई तक रह सकती है। हिसार रेंज के कमिश्नर चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बागड़ ने शहर का दौरा किया व ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला रखी। कोरोना काल में लोग ओवरवेट हो रहे हैं, जिसके चलते घर पर बैठकर लोगों का वजन बढ़ रहा है। इसके चलते आज हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने डाइटिशियन शीनम नारंग से बातचीत की कि किस प्रकार लोग कोरोना के साथ साथ ओवरवेट गेन से बच सकते हैं। डाइटिशियन शीनम नारंग ने कहा कि इस कोरोना काल में हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि एक अच्छी डाइट से ही हो सकता है, जो हमारे वजन और इम्यून सिस्टम को सही रख सकता है। अच्छी डाइट में लोगों को फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क लेना चाहिए। मैम, थोड़ा सा आज हम इस बारे में बात करेंगे कि घर में जैसे लोग हैं, जो हमारा कोरोना का एक टाइम चल रहा है, लोगों की इम्यूनिटी वीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी बिल्कुल। पहले तो जो ये कोरोना वायरस है जिससे लोग काफी डरे हुए हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बेसिक वायरस है। बस प्रॉब्लम इज दैट कि ये वायरस जो है बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है। दैट्स वाई लोग काफी डरे हुए हैं, और इतने सारे केसेस सुनने के बाद और ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। हम रोज कुछ ना कुछ न्यूज सुन रहे हैं कि आज इतने केसेस आए, आज इतने लोगों की डेथ हुई है। तो इस वजह से जो है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिमाग पे पड़ता है कि लोग और डर जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि ये वायरस एक बेसिक वायरस है। बस ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगी? जब हमारा खान पीन अच्छा होगा, हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल होगी, तो हमारी इम्यूनिटी काफी अच्छी हो सकती है। शीनम नारंग से हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने डाइट से संबंधित बातचीत की। शीनम नारंग का पूरा इंटरव्यू कल दोपहर 12 बजे देखने के लिए आप YouTube पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे और खबरों के साथ, और देखते रहिए स्ट्रीट मेल टीवी। नमस्कार।